आजकल दुनिया की राजनीति में ना एक बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है। जो पुराने नियम कायदे थे वो बदल रहे हैं और हर देश को इस नई हकीकत के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ रहा है। आज हम इसी ग्रेट रीकैलिब्रेशन यानी इस बड़े फेरबदल को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अमेरिका फर्स्ट की वापसी पर दुनिया का रिएक्शन कैसा है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दशकों से जो ग्लोबल सिस्टम चला आ रहा था, जो व्यापारिक समझौते थे, जो सैन्य गठबंधन थे, अगर वो अचानक सवालों के घेरे में आ जाएं तो क्या होगा? बस यही वो उथल-पुथल है जिसे हम आज समझने वाले हैं और देखेंगे कि दुनिया के बड़े देश इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अब यहां देखिए, दुनिया जैसे दो हिस्सों में बट गई है। एक तरफ है पुरानी व्यवस्था जो भरोसेमंद पार्टनरशिप और मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स पर टिकी थी, और दूसरी तरफ है अमेरिका फर्स्ट की नई दुनिया जहां टैरिफ, अनिश्चितता और सिर्फ लेन देन वाले सौदों की बात होती है। यही बदलाव आज हर जियोपॉलिटिकल हलचल के सेंटर में है। तो इस ग्लोबल बदलाव को और अच्छे से समझने के लिए हम भारत के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती पर फोकस करेंगे। ये चुनौती जुड़ी है ईरान के चाबहार पोर्ट से, जो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता का एक असली टेस्ट बन गई है। चाबहार की अहमियत बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये भारत के लिए एक गेम चेंजर है। ये रास्ता भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का मौका देता है। मतलब ये व्यापार और दबदबा दोनों के लिए एक बहुत जरूरी रास्ता है। चलिए अब देखते हैं कि ये मामला इतना गंभीर बना कैसे। 2016 में भारत ने चाबहार में भारी निवेश किया। 2018 में अमेरिका ने इसे प्रतिबंधों से छूट भी दे दी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक संभावित परिदृश्य में जनवरी 2026 में एक नई टैरिफ नीति की घोषणा सब कुछ बदल सकती है। इसके चलते भारत को मिली छूट 26 अप्रैल को खत्म हो जाएगी, जिससे एक बड़ी अनिश्चितता की स्थिति बन जाएगी। और ये है वो नंबर जो पूरी कहानी बदल रहा है, 25%। नई अमेरिकी पॉलिसी के तहत अगर कोई देश अमेरिका और ईरान दोनों के साथ ट्रेड करता है तो उसे अमेरिका को किए जाने वाले अपने एक्सपोर्ट पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ देना होगा। यह एक सीधा इकोनॉमिक प्रेशर है जो देशों को एक मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर कर रहा है। द हिंदू का एक कोट है ना, भारत की हालत को बिल्कुल सही बयां करता है। ये एक तरह से कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है, जहां एक तरफ वॉशिंगटन है और दूसरी तरफ तेहरान। भारत को दोनों के साथ रिश्ते भी संभालने हैं और अपने हितों की रक्षा भी करनी है। तो चाबहार का जो ये संकट है वो सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक तरह का कैटलिस्ट भी बन गया है। ये भारत और दूसरे देशों को नई और मजबूत पार्टनरशिप बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। और यही तो वो ग्रेट रिकैलिब्रेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इस पूरी बातचीत में एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, रणनीतिक स्वायत्तता। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कोई देश किसी एक पावर ब्लॉक से बंधे बिना अपने देश के हितों के आधार पर आज़ादी से अपनी फॉरेन पॉलिसी के फैसले ले। यही वो सिद्धांत है जो आज भारत के एक्शन को गाइड कर रहा है। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। इसने भारत और यूरोपियन यूनियन को एक दूसरे के और करीब ला दिया है। दोनों ही एक अनप्रिडिक्टेबल अमेरिका के खिलाफ अपने हितों को सेफ करने के तरीके ढूंढ रहे हैं और उन्हें एक दूसरे में एक नेचुरल पार्टनर दिख रहा है। और ये सिर्फ कोरी बातें नहीं हैं, आंकड़े भी यही गवाही देते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, यूरोपियन यूनियन पहले से ही 124 बिलियन यूरो के ट्रेड के साथ भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और अब इस ग्लोबल अनिश्चितता के माहौल में दोनों ही पक्ष अमेरिकी ट्रेड के जोखिम से बचने के लिए एक बड़े फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को तेजी से फाइनल करने में लगे हुए हैं। और इस पार्टनरशिप का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन के इस बयान से लगा सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा समझौता नहीं होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड डील हो सकता है। इससे पता चलता है कि दोनों इस रिश्ते को कितनी अहमियत दे रहे हैं। अच्छा, अब चाबहार के प्रेशर और यूरोप के साथ मौके से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत की विदेश नीति के एक ऐसे पहलू की जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। एक ऐसा इलाका जहां भारत की मौजूदगी की उम्मीद कम ही लोग करते हैं। हाँ, ये सवाल मन में आना बिल्कुल स्वाभाविक है। भारत एक गर्म देश, उसका बर्फीले आर्कटिक में क्या काम? इसका जवाब भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सोच और अपनी आज़ादी को सुरक्षित रखने की गहरी इच्छा में छिपा है। ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। पहले देखिए, भारत की दिलचस्पी आर्कटिक में सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च तक थी, क्लाइमेट चेंज और मॉनसून पर उसके असर को समझना। लेकिन अब ये एक पक्का जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एजेंडा बन गया है।
एनर्जी सिक्योरिटी, नए ट्रेड रूट्स और सबसे जरूरी चीन के बढ़ते असर को बैलेंस करना। तो आसान शब्दों में कहें तो आर्कटिक में भारत की ये जो हलचल है ना, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक मूव है। ये सिर्फ भविष्य के लिए रिसोर्स सिक्योर करने की कोशिश नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर चीन के प्रभाव को काउंटर करने का भी एक तरीका है। ये रणनीतिक स्वायत्तता की तलाश का एक और बेहतरीन उदाहरण है। तो अब तक हमने जो भी बात की, चलिए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सब एक बहुत बड़ी परीक्षा का हिस्सा है, न सिर्फ भारत के लिए, बल्कि दुनिया की उन सभी शक्तियों के लिए जो इस नए ग्लोबल ऑर्डर में अपनी जगह बनाने में लगी हुई हैं। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समेटती है। देखिए, एक तरफ हैं प्रेशर पॉइंट्स, जैसे अमेरिकी टैरिफ, ईरान की अस्थिरता और चीन का उदय, और दूसरी तरफ है भारत का जवाब, यूरोपियन यूनियन के साथ गहरे रिश्ते, एक नाजुक कूटनीतिक संतुलन और चीन के खिलाफ एक्टिव काउंटर मूव्स। यही है द ग्रेट रिकैलिब्रेशन की पूरी तस्वीर। और इस पूरी पड़ताल को हम इसी एक सवाल पर आकर खत्म करते हैं। जब दुनिया में अमेरिका और चीन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हों, तो क्या भारत जैसी शक्तियों के लिए अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाए रखना मुमकिन है? यही आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सवाल है।